हेलो गाइस, सानू के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे मनोविज्ञान के बारे में। जो पिछले पार्ट में देखा था, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान के क्षेत्र, मनोविज्ञान की प्रकृति, उन सबके अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा या एजुकेशन की अवधारणा के बारे में। चलो, तो आज हम देखते हैं शिक्षा या एजुकेशन। इसलिए ऐसे ही वीडियो और क्लासेस पाने के लिए सानू के नोट्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू। चलो, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा कहते हैं बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करना या विकास करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। मानव व्यवहार में, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। या तो बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया या मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। जैसे कोई आदमी कुछ सीख नहीं पा रहा, यदि उसको सिखा पाने में सक्षम है कोई विधि, तो वो क्या है? शिक्षा है। यानी उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, सकारात्मक परिवर्तन, अच्छी शिक्षा है और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आगे देखते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे हुई। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। किस धातु से हुई है? शिक्ष धातु से। कौन सी भाषा की? संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति? शिक्षा की उत्पत्ति। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखना। अतः सीख कर व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? शिक्षा को क्या कह सकते हैं? शिक्षा को कह सकते हैं कि सीख कर व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। आगे देखते हैं, शिक्षा शीर्षक नामक पत्रिका या पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे देखते हैं हम कि शिक्षा अंग्रेजी शब्द के किस शब्द से, अंग्रेजी में शिक्षा को क्या कहते हैं? एजुकेशन। तो शिक्षा अंग्रेजी शब्द के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण ही क्या है? शिक्षा है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम क्या है? एजुकेटम शब्द से मानी जाती है, जो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं कि एजुकेशन इंग्लिश वर्ड है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम या एजुकेयर या एजुसियर, एजुकेयर मतलब EDUCARE और एजुसियर यानी EDUCERE, ये लैटिन वर्ड है। ये दो शब्दों से, ई और ड्यूको, एजुकेटम दो शब्दों से बनकर बना है। ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर। ड्यूको का ड्यूको का अर्थ होता है प्रकट करना, यानी बाहर प्रकट करना, यानी आंतरिक शक्तियों, विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। तो दोबारा से रिवीजन करेंगे कि शिक्षा अंग्रेजी शब्द एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है आंतरिक, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर प्रकट करना। अतः हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि आंतरिक शक्तियों, विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। आगे हम देखते हैं शिक्षा की डेफिनेशंस। जो इम्पोर्टेंट मेन परिभाषाएं हैं उनको हम देखते हैं कि शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्बर्ट के अकॉर्डिंग।
तो हर्बर्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है, यह कहा है हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने क्या कहा है? शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। आगे हम देखते हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग, जो ज़्यादातर टीचर्स इस कोटेशन को यूज भी करते हैं, जैसे कुमार गौरव सर इसको यूज करते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। BR अम्बेडकर ने शिक्षा को क्या कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। आगे हम देखते हैं फ्रोबेल के अकॉर्डिंग शिक्षा। फ्रोबेल के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है? फ्रोबेल ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? फ्रोबेल ने शिक्षा के बारे में कहा है कि बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। क्या है? बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है, ये कहा है फ्रोबेल ने। आगे हम देखते हैं सुकरात के अकॉर्डिंग। सुकरात ने भी शिक्षा के बारे में कहा है। सुकरात ने शिक्षा के बारे में कहा है कि मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों की बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। यानी कि मानव मस्तिष्क में जो भी अमूर्त विचार है उनको बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा। जिस माध्यम से अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट किया जाता है उसे शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शिक्षा, जो इम्पोर्टेंट है। जॉन डीवी ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? वातावरण, एनवायरनमेंट पर कंट्रोल करने की प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, यह कहा है जॉन डीवी ने। आगे हम देखते हैं महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा के बारे में कहा है कि बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है, यह कहा है MK गांधी ने। गांधी जी ने कहा है कि बालक बालिकाओं की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। आगे हम कुछ बेसिक नॉलेज जानकर देखते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वांगीण विकास के लिए क्या कहा है कि सर्वांगीण विकास आखिर महात्मा गांधी ने माना किसे है? तो महात्मा गांधी ने सर्वांगीण विकास को डिफाइन करने के लिए 4H कारक सिद्धांत दिया था। 4H कारक यानी 4H कारक सिद्धांत, जिनमें एक H का अर्थ होता है हेड, दूसरे H का अर्थ होता है हार्ट, तीसरे H का अर्थ होता है हैंड, चौथे H का अर्थ है हेल्थ यानी हेड यानी ज्ञानात्मक पक्ष, हार्ट यानी भावात्मक पक्ष, हैंड यानी क्रियात्मक पक्ष और हेल्थ यानी स्वास्थ्य। जबकि इसी सिद्धांत को पेस्टोलॉजी ने 3H कारक सिद्धांत के रूप में व्याख्यातित कर सर्वांगीण विकास को एक्सप्लेन किया है। पेस्टोलॉजी ने 3H कारक सिद्धांत दिया, जिसमें H फॉर हेड, H फॉर हार्ट और H फॉर हैंड यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष को महत्वपूर्ण माना है। तो 3H कारक सिद्धांत तो है गाइस जी पेस्टोलॉजी का, 4H कारक सिद्धांत है महात्मा गांधी का, जिनने सर्वांगीण विकास को डिफाइन किया है। आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा, मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए, जिसको हम कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम देखते हैं परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान कहते किसे है? जैसे कल हमने नेक्स्ट पार्ट में, पिछले पार्ट में देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं, जो अमेरिकी वैज्ञानिक संघ ने 53 शाखाएं बताई, जिनमें शिक्षा मनोविज्ञान भी था, पशु मनोविज्ञान, प्रामनोविज्ञान, ऐसे शाखाएं देखी थी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, भूगर्भ मनोविज्ञान। उसी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जानी जाने वाली शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, जो ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पूरी व्याख्यातित संरचना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान आखिर कहते किसे? तो शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। कि मानव के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन का अध्ययन करने वाली शाखा ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। यानी मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली पद्धति तो हो गई शिक्षा,
और जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शाखा है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है। यानी रूसो के प्रकृतिवाद से शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव जन्म माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव किससे माना जाता है? रूसो के प्रकृतिवाद से। अंडरलाइन कर लेंगे गाइस आप, इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अतः रूसो ने लिखा है कि बालक जो कुछ भी सीखता है प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है, अतः प्रकृति ही उसे दंड या पुरस्कार प्रदान करती है। रूसो ने लिखा है कि बालक जो कुछ भी सीखता है प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है, अतः प्रकृति ही उसे दंड या पुरस्कार प्रदान करती है। रूसो की एक बुक है इमाइल। रूसो की एक बुक है इमाइल। इमाइल में बाल केंद्रित शिक्षा का विचार दिया था रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में बाल केंद्रित शिक्षा का विचार दिया था। ये इम्पोर्टेंट बुक है, अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है कि रूसो की पुस्तक कौन सी है या इमाइल किसकी पुस्तक है। तो इमाइल किसकी पुस्तक है? रूसो की है। चलो हम देखते हैं कि रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा का विचार तो दे दिया, लेकिन ये बाल केंद्रित शिक्षा है क्या? तो बाल केंद्रित शिक्षा वह प्रक्रिया जिसका संचालन बालक बालिकाओं की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिवृत्ति एवं बुद्धि को ध्यान में रखकर किया जाए बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यानी बालक बालिकाओं की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिवृत्ति आदि को ध्यान में रखकर किया जाने वाला कार्य बाल केंद्रित की जाने वाली शिक्षा कार्य जो भी है शिक्षा वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा के तहत बालक बालिकाओं को एक पुस्तक के समान बताया है। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा में कहा है, इसके तहत बताया है कि बालक बालिका एक पुस्तक के समान है जिसको एक टीचर द्वारा पढ़ा जाता है। रूसो के अकॉर्डिंग बालक एक पुस्तक के समान होता है तथा सभी अध्यापकों को उसका अध्ययन करना चाहिए। हो गई ना बात, वही सेम ऊपर वाली की। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा के तहत बालक बालिकाओं के पुस्तक के समान माना है। तो उन्होंने ये डेफिनेशन देते हुए कहा है कि रूसो के अकॉर्डिंग, इनोटेज को मान में लिखेंगे गाइज, कि बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी अध्यापकों को उसका अध्ययन करना चाहिए। आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाने का श्रेय भी किसको जाता है? रूसो को। रूसो को मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लेने वाला मनोवैज्ञानिक माना जाता है, इसलिए इसको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का नियम सिद्धांत प्रयोग करने का श्रेय रूसो को जाता है। मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे बड़ी देन बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे बड़ी देन बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जो बालक की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, आयु के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, जिसमें मुख्य भूमिका बालक की होती है। आगे हम देखते हैं 1890 में विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की। किसने की? विलियम जेम्स ने कब की? 1890 में। कौन सी पुस्तक की रचना की? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछी जाती है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? विलियम जेम्स की। आगे हम देखते हैं 1898 में थॉर्नडाइक द्वारा, कब? 1898 में थॉर्नडाइक द्वारा, जो हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि द एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने की थी, जो नेक्स्ट पार्ट में भी हमने इसको देखा है गाइज। और 1898 में ही थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था।
उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय भी थॉर्नडाइक को ही जाता है और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में दिया था। और थॉर्नडाइक की ही बुक है द एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक भी थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रकाशित की थी। और द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है गाइज थॉर्नडाइक की नहीं, विलियम जेम्स की, जो कब लिखी गई थी 1890 में। आगे हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और द प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, ये बुक्स भी थॉर्नडाइक ने लिखी थी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना भी थॉर्नडाइक ने की थी, जो हमने नेक्स्ट पार्ट में भी इनको देखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको अच्छे से नोट आउट और याद कर लेना। आगे हम देखते हैं 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर नामक पुस्तक की रचना की थी। 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर नामक पुस्तक की रचना की। सन 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ? सन 1900 ईस्वी में। लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में आया, जिसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक, टर्मन और जड के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ था। कौन कौन से? थॉर्नडाइक, जड और टर्मन, जो 1920 में वास्तविक रूप से अस्तित्व में आया था, लेकिन उद्भव 1900 ईस्वी में हो गया था। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। आखिर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किस रूप में किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेस्टालोजी के अकॉर्डिंग। पेस्टालोजी ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का वैज्ञानिकरण कहा है, कि शिक्षा का वैज्ञानिकरण ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये कहा है पेस्टालोजी ने, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वैज्ञानिकरण है, ये कहा है पेस्टालोजी ने। नंबर 2 पे है स्टीफन के अकॉर्डिंग। स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन कहा है। स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन कहा है, जबकि प्रोफेसर ट्रो के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रोफेसर ट्रो के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पील महोदय के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अधिकतर एग्जाम में पूछी गई है कि पील के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। आगे हम देखते हैं करो एंड करो के अकॉर्डिंग। करो एंड करो ने बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभव की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। करो एंड करो ने क्या कहा है? बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कोलसनिक के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान का है, मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कोलसनिक के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान बोलेगा। करो एंड करो के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान है बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था के अनुभवों की व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। बालक बालिकाओं के करो एंड करो, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। करो एंड करो के अकॉर्डिंग बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि जन्म से वृद्धावस्था के अनुभव की जो व्याख्या और वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कहा है करो एंड करो ने। कोलसनिक के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान का है मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आगे हम देखते हैं स्किनर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। यह कहा है स्किनर ने, यानी कि स्किनर ने माना है कि शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के बिना ना टीचिंग करवा सकता है, ना प्रभावी टीचिंग होगा, ना अपने आप के टीचिंग कार्य से शिक्षण कार्य से एक बच्चे बालक बालिका को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आधारशिला है, उसका आधार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का
अध्ययन करना शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। इसलिए स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। आगे हम देखते हैं अगला डेफिनेशन स्किनर के अकॉर्डिंग कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने, अधिगम एवं शिक्षण की प्रक्रिया से, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया से है। स्किनर ने तीसरे शब्दों में कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े सभी तत्वों का समावेश किया जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े सभी तत्व समावेशित होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, ये कहा है स्किनर महोदय ने। आगे हम देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने, जो इम्पोर्टेंट परिभाषा मानी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत सबसे पहले है यह एक विधायक यानी सकारात्मक, धनात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं नियामक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है या वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के सेकंड पॉइंट में देखेंगे यह प्राप्त तथ्यों में परिवर्तन का कार्य करती है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान प्राप्त तथ्यों में परिवर्तन का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान करती है। अगला नंबर 3 नंबर पे हम देखेंगे कि यह मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा है। नंबर 4 पे देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बाल विकास, बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बाल विकास एवं बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने से है। यह चौथी प्रकृति है। नंबर 5 पे प्रकृति के रूप में देखेंगे मनोविज्ञान का अध्ययन बिंदु परिवर्तित मानव व्यवहार माना जाता है। ये हमने वैसे भी देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान ही क्या है कि मनोविज्ञान के परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इसका अध्ययन बिंदु परिवर्तित मानव व्यवहार माना जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करती है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। जो हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि ज्ञानात्मक पक्ष कौन से हैं? चिंतन करना, मनन करना, सोचना, समझना, ज्ञानात्मक पक्ष में। भावात्मक पक्ष में हंसना, रोना आदि जो भी भावुक होने वाली फीलिंग्स वो भावात्मक पक्ष में आ जाएंगे। क्रियात्मक पक्ष में लिखना, कूदना, चलना फिरना, ये क्रियात्मक पक्ष में आ जाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करती है। नंबर 7 पे है इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के। आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत 1 नंबर पे है लिंडग्रेन के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। नंबर 2 पे है गैरिसन के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान के क्षेत्र। नंबर 3 है अमेरिकी विज्ञान परिषद के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो लिंडग्रेन के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अंतर्गत 5 क्षेत्र बताएं लिंडग्रेन ने। नंबर 1 है शिक्षक एवं शिक्षार्थी। नंबर 2 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। नंबर 3 है सीखने की परिस्थितियाँ, सीखने की परिस्थितियाँ कैसी हैं। नंबर 4 पे है मापन मूल्यांकन। और नंबर 5 और लास्ट है निर्देशन, समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य। ये तो किसके अकॉर्डिंग थे? लिंडग्रेन के अकॉर्डिंग। कितने क्षेत्र बताइए? 5। कौन कौन से बताइए? शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। नंबर 3 शिक्षण सीखने के परिस्थितियाँ। नंबर 4 है मापन और मूल्यांकन। नंबर 5 है निर्देशन, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 2 पे देखते हैं गैरिसन के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र गैरिसन ने 4 बताए हैं। नंबर 1 है बाल विकास। नंबर 2 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं परिस्थितियाँ। नंबर 3 है विकास का मूल्यांकन। नंबर 4 है बालक का निर्देशन। गैरिसन ने 4 बताए जिनमें 1 है बाल विकास, 2 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और परिस्थितियाँ, नंबर 3 है विकास का मूल्यांकन और 4 है बालक का निर्देशन। नंबर 3 पे है अमेरिकी विज्ञान परिषद के अकॉर्डिंग, जिन्हें अमेरिकी विज्ञान परिषद ने भी 5 क्षेत्र बताए जिनमें पहला बाल विकास, नंबर 2 है व्यक्तित्व समायोजन, नंबर 3 है मापन मूल्यांकन, नंबर 4 है अधिगम सीखना, नंबर 5 है प्रमुख अध्ययन विधियाँ। अमेरिकी विज्ञान परिषद ने कितने बताई? 5। कौन कौन से बताइए? बाल विकास, व्यक्तित्व समायोजन, मापन मूल्यांकन, अधिगम सीखना और प्रमुख अध्ययन विधियाँ। तो गाइस ये
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें ऑप्शन के तौर पर जैसे अमेरिकी विज्ञान परिषद के 3 पॉइंट दे दिए और चौथा पॉइंट दे दिया गैरिसन के अकॉर्डिंग। तो इनमें से कौन सा गलत है ऐसे क्वेश्चन करके, कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसे करके कथन कारण के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। गैरिसन ने कौन से बताए हैं, अमेरिकी विज्ञान परिषद ने कितने बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, इनको अच्छे से याद करना। आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और उपयोगिता। कि अध्यापक एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व और क्या उपयोगिता है। तो नंबर 1 पे है स्वयं को जानने में सहायक होता है, यानी कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं को जानने में सहायता प्रदान करती है। नंबर 2 पे है बालकों की आवश्यकताओं को जानने में सहायक है। नंबर 3 है बालकों की समस्याओं को समझने में सहायक है कि बालक की क्या समस्या है जो वो सही से पठन पाठन प्रक्रिया सही से नहीं कर पा रहा है। ये समस्याओं को समझने में सहायक शिक्षा मनोविज्ञान है अध्यापक के लिए। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए भी सहायक है कि अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होता है। एक अध्यापक के लिए नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व है। नंबर 6 पे है नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का निर्धारण करने में भी सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान, कि एक टीचर को नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का निर्धारण कैसे और किन किन का करना है। नंबर 7 है बालक बालिकाओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी सहायक है, कि कौन सा बच्चा किस प्रकार की टीचिंग मेथड और विधियों से समझ पा रहा है, कौन सा बच्चा किस प्रकार से समझ पा रहा है, किसको कितना समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है। इन सब विभिन्नताओं का पता लगाकर बालक बालिकाओं को समझाने में भी सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी वह प्रभावशाली शिक्षण कार्य करवा सकता है। तभी तो हमने देखा होगा गाइज कि कई टीचर्स इतना बोरिंग सा पढ़ाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, वैसे लगता है कि वो टीचर की आज छुट्टी रहे। इसी प्रकार कई टीचर इतने एंजॉय के साथ पढ़ा देते हैं कि पढ़ाई के साथ हमें ऐसा बोरिंग फील नहीं होता कि क्या करें। आगे 8 में है विद्यालय की समय सारणी का निर्माण करने में सहायक। आगे है पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक। ये थी आज की क्लास और कल देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें प्लीज़।